तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं आई क्लास। पहले देखते हैं निगेटिव स्लाइसिंग क्या होता है। ठीक, तो निगेटिव स्लाइसिंग में हम लोग जैसे लिस्ट में स्लाइसिंग करते हैं, जैसे हमने लिखा एक लिस्ट में 1,2,3 और लिस्ट ऑफ -1 अगर रिटर्न कराते हैं तो क्या होता है, लास्ट एलिमेंट हमें रिटर्न होता है। सेम चीज़ यहाँ पर फॉलो होगी। कैसे? हमने लिखा numpy एरे, पहले एक एरे डिफाइन किया, ठीक है, उसे ए में स्टोर कर दिया। अब लिखा ए ऑफ कॉलन, कॉलन का मतलब क्या, सारी की सारी रो हमें चाहिए। और फिर लिखा है कौन सा कॉलम चाहिए, कॉलम हमें कौन सा चाहिए, -1, मतलब हमें लास्ट कॉलम चाहिए। कौन सा कॉलम, लास्ट कॉलम चाहिए। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए। सॉरी, इंपोर्ट नहीं किया numpy, इंपोर्ट numpy एज, ठीक, तो हमें देखो क्या मिला, 5 और 10। लास्ट कॉलम क्या था हमारा, 5 और 10। इसी तरीके से हम यहाँ पर रो में भी स्लाइसिंग कर सकते हैं निगेटिव में। हमने लिखा -1 और कॉलम, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, लास्ट रो हमें रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट रो हमें रिटर्न हो गई 6, 7, 8, 9, 12। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग निगेटिव स्लाइसिंग के साथ साथ जो रिवर्स ऑर्डर में हम लिस्ट प्रिंट कराते थे, जैसे हमने ये लिस्ट ले रखी है, इसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट कराते थे, एल ऑफ कॉलन, मतलब पूरी की पूरी लिस्ट, और इंक्रीमेंट कैसे करना है हमें, -1 से, मतलब राइट टू हमें लेफ्ट ट्रेवर्स करना है। ठीक, तो इसका आउटपुट क्या आता था, रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाती थी। तो रिवर्स ऑर्डर में हुई प्रिंट, वही सेम चीज यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमने लिखा कॉलन, मतलब सारी की सारी रो। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलम सिलेक्शन हम कर रहे हैं। कॉलम सिलेक्शन क्या कर रहे हैं, -1 टू -3, -1 टू -3। -1 कौन सा है, ये वाला कॉलम, -2 ये, -3 ये। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिखा -1 से। -1 का मतलब क्या होता है, हमें रिवर्स ऑर्डर में जो मिलेंगे कॉलम मिलेंगे, रिवर्स ऑर्डर में मिलेंगे। ठीक है, जैसे मतलब हम चाहते हैं पहले ये वाला कॉलम प्रिंट हो, फिर ये, फिर ये, उसके लिए हमने यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में, तो पहले ये हमें मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा। ठीक है, इस चीज को समझे। अच्छा, एक -3 हमने लिख रखा है, तो एक क्या होगा, एक कम तक की स्लाइसिंग जो होती है, एक कम तक की होती है, तो -1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक पहुंचेंगे, -2 से, -2 तक, तो -1 -2, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 5, 10 और 4, 9। तो कितना एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, 5, 10 और 4, 9। फिर से एक बार देखते हैं, हमने यहाँ पर पहले सारी रो सेलेक्ट कर ली। कॉलम के केस में हम क्या कर रहे हैं, तीन चीजें पास कर रहे हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगी, -1, एंड इंडेक्स क्या होगी, -3। तो एक कम तक स्लाइस होता है तो -2 तक स्लाइस होगा, और हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राइट वाला प्रिंट होगा, फिर उससे लेफ्ट वाला प्रिंट होगा। ठीक है, और अगर स्लाइसिंग यहाँ पर सपोज बढ़ाते हैं और करते हैं तो कहाँ तक प्रिंट होगा, पहले ये, फिर ये, फिर ये कॉलम। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका जरा सा आउटपुट देखते हैं, रिवर्स करना, ऑर्डर को रिवर्स करना। ठीक है, एक सेकंड, एक कॉल आ रही बहुत देर से। हेलो, हाँ, हेलो, हाँ हाँ, अरे क्लास क्लास में है, अभी पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, करते ऋषभ, हॅलो, सरांनी दिलेलं नंबरच्या फाईल मध्ये काही ऑपरेशन दिसत नाही, ऑपरेशन आहे का, दिसत नाहीयेत, मी आता बघतोय ना, अच्छा राहा, मी चेक करून बघतो आणि सांगतो. सर, हाँ बोलो।
बोलो। सर प्रणव। हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही। सर जो नम पाई, हाँ सर, अब मैंने अभी नम पाई का जो अपना गेटहब के जो अपनी फाइल दी थी ना पाइथन की, मैंने उसको ओपन करके चेक कर रहा हूँ अभी हम्म जो कोड, हम्म। लेकिन वो कोड इसमें नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पूछ रहा था कि वो कोड कहाँ मिलेंगे। इसमें नहीं है ये कोड? नहीं ना सर, मिल रहे ये सब क्या हुआ? ये सब पड़ा तो है। नहीं दिख रहा सर। अरे ये देखो ना, ये सामने मेरे खुला हुआ है गिटहब। ये देखो, अभी रिवर्स वाला कोड यहाँ पर मतलब दिख रहा है। तुमने पाइथन एक्सरसाइज वाला खोला होगा। पाइथन पाइथन वाला खोला होगा और डेटा साइंस वाला नहीं खोला होगा। पाइथन में नमपाई सिर्फ बेसिक बेसिक होगा। रिवर्स एक बार सर्च करो, कीवर्ड, ओके। ऐसा नहीं है। देखो दो जगह नमपाई वाले वो है, फाइल होगी। देखो एक तो हमारी डायरेक्टरी ये है डेटा साइंस, और एक होगी पाइथन नाम से होगी डायरेक्टरी, पाइथन एक्सरसाइज नाम से। ये वाली खुली होगी डायरेक्टरी, पाइथन एक्सरसाइज के अंदर नमपाई। हाँ सर, पाइथन एक्सरसाइज में नहीं नम पाई थी ना, हाँ वही वो दिखा था। वाली नहीं है, डेटा साइंस वाली खोलो, डेटा साइंस के अंदर होगी। पाइथन में सिर्फ एरे पढ़ाया जाता है, अरे एरे और सॉरी बाकी सर। कुछ कुछ नहीं है। ठीक है, जितना फर्स्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने बस उतना ही होगा इसमें। ठीक। तो आगे देखते नंपाई हैं। के अंदर है, हाँ, देखो। आगे देखते हैं, एक बार हम रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। हम एक एरे ले रहे हैं, ए इक्वल्स टू दिस। ठीक। अब हम लिख रहे हैं ए कॉलन, हम लिख रहे हैं सारी रो। ठीक है, सारी रो कॉमा, कॉलम के केस में हम क्या कर रहे हैं, कोलन कोलन -1 कर रहे हैं, कोलन कोलन -1। इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग। इसका आउटपुट क्या आया, रिवर्स ऑर्डर में कॉलम हो गया हमारे, रिवर्स ऑर्डर में कॉलम हो गया। इसी तरीके से अगर हमें सारी रो रिवर्स करनी है तो उस केस में क्या करेंगे, कॉलन कोलन -1, और इसको सिर्फ और सिर्फ कॉलन कर देंगे। तो क्या हो गया, पहले लास्ट रो आ गई, फिर उसके बाद उसके बाद। ठीक है, इस तरीके से पूरा पूरा एरे ही रिवर्स करना है, रो भी कॉलम भी। तो यहाँ पर भी कॉलन कोलन -1, यहाँ पर भी कॉलन कोलन -1। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, पहले रो रिवर्स हुई, कॉलम रिवर्स हुए। ठीक, तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सब का आउटपुट बस लिख रखा है ताकि एटलीस्ट आप लोग जो है फाइल देख के ही सारी चीजें समझ सको। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है हमारा फ्लिप मेथड। क्या है फ्लिप मेथड? जो चीज अभी हम लोगों ने यहाँ पर मैनुअली किया है उसको फंक्शन के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? फंक्शन। कौन सा फंक्शन? फ्लिप फंक्शन। ठीक है, तो सपोज हमारा ये एरे है, ए एरे है। ठीक, अब इसको हम फ्लिप करना चाहते हैं, एक्सेस 1 एक्सेस 0। अगेन जैसे कल हम लोगों ने देखा था, एक्सेस 1 और एक्सेस 0। ठीक, हम यहाँ पर लिखते हैं ए डॉट फ्लिप, सॉरी, np डॉट फ्लिप लिखेंगे। फ्लिप में तो एरे ही पास करना है, तो np डॉट फ्लिप ए कॉमा, एक्सेस छोड़ देते हैं, ऐसे ही पहले रन कराते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, हमारा कॉलम वाइज क्या हो गया, फ्लिप हुआ, और साथ ही साथ रो भी हमारी फ्लिप हुई है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा एरे फ्लिप हो गया। अगर मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है? इसके इक्विवेलेंट है, ए कॉलन कोलन -1 कॉमा कॉलन कोलन -1, इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब अगर हमें वर्टिकली फ्लिप करना है तो यहाँ पर पास करेंगे एक्सेस इक्वल्स टू 1, एक्सेस इक्वल्स टू 1। फिर एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो अभी क्या हुआ है, हमारे सिर्फ और सिर्फ कॉलम हुए फ्लिप। ठीक, रो फ्लिप करनी है मतलब हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है तो 0 एक्सेस। ठीक है, इस तरीके से रो को हम फ्लिप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा फ्लिपिंग या निगेटिव स्लाइसिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। अब आगे देखते हैं हम स्टैकिंग या कॉन्कैटिनेटिंग। मतलब क्या करेंगे, एक एरे को दूसरे एरे से जोड़ेंगे या फिर एक एरे के ऊपर दूसरा एरे कॉन्कैटिनेट करेंगे। ठीक है, स्टैक करेंगे। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है मशीन लर्निंग में। बेसिकली क्या होता है, सपोज दो डेटा सेट आपने लिए, दोनों को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, या तो स्टैक करेंगे या तो कॉन्कैटिनेट करेंगे।
स्टैकिंग का मतलब क्या है, कॉन्कैटिनेटिंग का मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सपोज एक एरे हमारा इस तरीके का है। एक एग्जांपल, ये लेते हैं और एक, ठीक है। तो हम इसको अच्छा एक एरे में स्टोर भी कर ले रहे हैं। सपोज ए इक्वल्स टू, इसको ले ले रहे हैं ए, तो एन पी डॉट एज अरे, इसी तरीके से बी इक्वल्स टू एन पी डॉट एज अरे, और ये, ठीक है। वैल्यू चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है। वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं इसकी। तो 10 तक वैल्यू है इसमें, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, दो एरे ले ले रहे हैं। बस इंटीजर और स्लाइस। ओ, कॉमा छूट गया, यहाँ पर भी कॉमा। अब स्टैकिंग देखते हैं, स्टैकिंग क्या होता है। सपोज हमने लिखा np डॉट बी स्टैक ए कॉमा बी टपल, ठीक है। तो क्या होगा, इस एरे के नीचे हमारा कौन सा एरे आ जाएगा, ये वाला एरे आ जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकली बेसिकली एक स्टैक, सॉरी, एक एरे के ऊपर दूसरा एरे क्या हो जाएगा, स्टैक हो जाएगा, ठीक। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो पहले 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक, और फिर 11 12, ठीक। वर्टिकली अगर स्टैक करना है तो वी स्टैक, और हॉरिजॉन्टली स्टैक करना है तो एच स्टैक, ठीक। तो पहले इतना एरे हो गया, सॉरी, यहाँ 5 और ये उसकी रो, और फिर उसके बाद दूसरा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग वर्टिकल स्टैक या हॉरिजॉन्टल स्टैक करते हैं, ठीक। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें वही है। इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, डायमेंशन का ध्यान रखना है, यहाँ पर डायमेंशन सेम होनी चाहिए। मतलब n क्रॉस m है, जैसे हमारा ये एरे था, ठीक है। अ, ये एरे 5 रो है, और इसमें भी तो अगर वर्टिकली स्टैक कर रहे हैं तो इसमें भी 5 रो होनी चाहिए, और सॉरी, कॉलम कॉलम, इसमें भी 5 कॉलम होने चाहिए, इसमें भी 5 कॉलम होने चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टली स्टैक कर रहे हैं तो इसमें दो एरे, सॉरी, 2 रो होनी चाहिए, और इसमें भी 2 रो होनी चाहिए, ठीक है, तभी स्टैक होगा, अदरवाइज एरर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉर्टिंग।
नेक्स्ट है हमारा क्या, सॉर्टिंग। एरे को हमें सॉर्ट करना है, जैसे हमने लिया 1 2 1 4 5 3 6 एक एरे ले लिया, इसको सॉर्ट करना है। यहाँ पर ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे पास, मतलब जैसे क्विक सॉर्ट कर सकते हो, या कई तरीके की सॉर्टिंग यहाँ पर है। इसके जो वो है डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं कौन कौन सा सॉर्टिंग हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्विक सॉर्ट, डीप सॉर्ट, हीप सॉर्ट, स्टेबल, ये चार तरीके के सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम लोग यूज कर सकते हैं इस एरे में सॉर्टिंग के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा सिंटैक्स है, np डॉट सॉर्ट एरे, किस एरे को सॉर्ट करना है, फिर काइंड कौन सा आपको एल्गोरिथम लगाना सॉर्टिंग। एरे देखो 1 2 3 4 5 सॉर्टेड ऑर्डर में मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक्सेस इक्वल्स टू इंटीजर, एरे टू बी सॉर्टेड, एक्सेस इक्वल टू, आपको ये इंटीजर वैल्यू पास करोगे। बेसिकली यहाँ पर एक बार पास करते हैं हम लोग। ऑर्डर, एक तो ऑर्डर पास करते हैं एक बार। ठीक है, ऑर्डर में देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। str list of str optional is array field defined argument specified। एक सेकंड देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑर्डर इसने दिया है, हम लोग क्या पास कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑप्शन व्हेन is an array with field defined argument specified is passed, and single field can be specified as a string and not all specified need to specify। ओके, ऑर्डर में आप लोग हाइट पास कर सकते हो, हाइट डी टाइप स्ट्रिंग। एक सेकंड, एक्सेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले ये देखते हैं। हाइट डी टाइप ऑथर, सर एक क्विक सॉर्ट जो है काइंड, हाँ क्या हुआ, क्विक सॉर्ट। हाँ सर, एक काइंड इज इक्वल टू क्विक सॉर्ट। हाँ, काइंड इक्वल्स टू क्विक सॉर्ट है। बताओ क्या कहना चाह रहे हो। तो सर ये मतलब क्विक सॉर्ट से अपन सॉर्टिंग कर रहे हैं क्या? हाँ, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम से सॉर्टिंग करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे अल्गोरिदम यूज कर रहे हैं वो क्विक सॉर्ट। अच्छा अच्छा। हाँ एल्गोरिदम यूज करेगा क्विक सॉर्ट का। मतलब हम कोई भी अल्गोरिदम यूज कर सकते हैं? नहीं, इसमें फिक्स है। इसमें देखो, जब किसी का डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो काइट हम लोगों में इंस्टॉल है स्पाइडर में, ये काइट। ठीक है, इस पे ले जाना है, जैसे सॉर्ट का हमें वो देखना है डॉक्यूमेंटेशन, तो सॉर्ट पे ले गए हम लोग, इसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हर चीज के पैरामीटर के बारे में दे रखा है। आप
सॉर्ट फंक्शन के अंदर पहले एरे पास करोगे, एक्सेस पास करोगे, काइंड पास करोगे और ऑर्डर, ये चार चीजें पास कर सकते हो। ठीक है, काइंड का मतलब है कि कौन सा एल्गोरिदम आपको यूज करना है। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, काइंड में आप क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, स्टेबल, ये चार तरीके के सॉर्टिंग एल्गोरिदम पास कर सकते हो। एक्सेस की बात करें तो बेसिकली जैसे रो वाइज या कॉलम वाइज सॉर्टिंग करना है उसके लिए है। ऑर्डर ऑर्डर में ये कह रहा है कि जो हमारा एरे होगा अगर उसमें दो की होंगी, जैसे यहाँ पर एक एरे दे रखा है, जैसे नेम, S10, हाइट, फ्लोट, एज, इंट, इस तरीके से दे रखा है। वैल्यूज एक हमने ले रखा है, ऑथर, लेंस, लॉट करके, ये ये कुछ और कहना चाह रहा है। जैसे देखते हैं, एक सेकंड इसको देखते हैं। ऑर्डर इक्वल्स एनपी डॉट सॉर्ट, ए को सॉर्ट कर रहे हैं, ऑर्डर ईच, तो एरे हमारा ये होगा। ओके, एज और हाइट। अच्छा, ये बेसिकली ये अपने जैसे हम लोग डेटा डेटा टाइप डिफाइन करते हैं ना, इंटीजर, फ्लोट, उस तरीके से ये बता रहा है कि आप लोग जो है अपने से डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हो। जैसे इसने लिया है डी टाइप इक्वल्स टू नेम, S10, हाइट इक्वल्स टू फ्लोट टाइप का ये होगा, एज इंटीजर टाइप का होगा। फिर उसमें वैल्यू स्टोर की है, इसमें वैल्यू स्टोर की है, जैसे ऑथर नेम, और S10 में 1.8, ये कुछ और है, तीन चीजें, एक, दो, तीन चीजें जाएंगी। अच्छा ठीक है, नेम में ऑथर जाएगा, हाइट में 1.8, एज, इसको कॉपी करते हैं, बताते हैं। हम भी इसे आज पहली बार देख रहे हैं। अभी तक एक्सेस हमने देखा था, ऑर्डर कभी नहीं, हो सकता है अपडेटेड वर्जन में आया हो ये। एक बार इसको चेक कर ही लेते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन में जितना ये कोड दिख रहा है वो डॉक्यूमेंटेशन में। तो देखो, सबसे पहले हो क्या रहा है, हम लोग पहले डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं। अगर क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली क्लास है, आप लोगों ने देखी होगी, वीडियो लेक्चर देखे होंगे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अ, उसमें भी नहीं, इसको कैसे बताया जाए। अच्छा, आप लोगों ने वो पढ़ा है, लिंक लिस्ट पढ़ा होगा सबने, सी में लिंक लिस्ट तो पढ़ा होगा। ठीक है, लिंक लिस्ट में क्या करते हैं, पहले एक नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ठीक है, नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं इस तरीके से, नोड, नोड, फिर उसके बाद इसके स्ट्रक्चर में हम डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्ट नोड करते हैं, सॉरी, स्ट्रक्ट नोड। फिर इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, क्या इसके अंदर एक आई नाम का वेरिएबल होगा या डेटा नाम का वेरिएबल होगा, और फिर दूसरी चीज क्या होगी, इसमें एक पॉइंटर होगा। ठीक है, इंटीजर टाइप का एक लिंक पॉइंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कस्टमाइज डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये क्या है, एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप आप लोग कहो। वैसे ये तो डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप से मिलके बनाया जाता है। तो हम अगर कस्टम डेटा टाइप चाहते हैं, अपने एरे का कस्टम डेटा टाइप चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इंटीजर या फ्लोट या स्ट्रिंग हो, हम अपने टाइप का चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले डी टाइप डिफाइन करेंगे, एरे का डी टाइप डिफाइन करेंगे। जैसे हमारे डेटा टाइप में तीन चीजें होंगी, एक होगा नेम होगा, हाइट होगा और एज होगा। ठीक है, नेम होगा, हाइट होगा और एज होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम यहाँ पर S10 की जगह ले ले रहे हैं STR। ठीक है, STR ले ले रहे हैं।
नेम का टाइप क्या है हमारा str है, हाइट हमारी फ्लोट टाइप की होनी चाहिए, एज होनी चाहिए हमारी इंटीजर टाइप। ठीक है, तो ये डेटा टाइप हमने डिफाइन कर दिया। ठीक, अब एक लिस्ट हम ले रहे हैं, लिस्ट में हम कुछ तीन तीन टपल्स ले रहे हैं, तीन टपल्स ले रहे हैं। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग इसमें डेटा डालना है, एक नेम, फ्लोट वैल्यू और क्या है ये एज। ठीक है, नेम और हाइट, सॉरी फिर से ऑथर नेम है, 1.8 हाइट है और एज 41। फिर नेम, हाइट और क्या है एज। ठीक है, नेम, हाइट, एज। ठीक है, तो ये हमने एक डेटा ले लिया है जिसको लिस्ट में हमने लिया है। अब इसको एरे में हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन एरे में कन्वर्ट करते समय हम बताएंगे कि हमारा डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, np डॉट एज एरे वैल्यूज ले रहे हैं, ये सारी वैल्यूज, ये जो लिस्ट हमने दी रखी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक लिस्ट पास कर रहे हैं और इस लिस्ट का टाइप क्या होना चाहिए, डी टाइप क्या होना चाहिए, ये टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक एरे बन गया। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, हमारा एरे बन गया, ए को प्रिंट कराते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक, एरे ये मिल गया। ठीक, अब ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर ये बताना चाह रहा है कि अगर हमारा कस्टमाइज्ड डेटा टाइप है तो किस बेसिस पे सॉर्टिंग करी जाए, वो ये बताना चाह रहा है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर में हम जो सॉर्टिंग, सॉरी इस एरे में जो हम सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं वो डेटा टाइप के हाइट के बेसिस पे सॉर्ट करना चाह रहे हैं। किसके बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो ऑर्डर में यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, ऑर्डर इक्वल्स टू हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले कम हाइट वाला आएगा, फिर उससे कम, उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, इस तरीके से आएगा। ठीक, इसको एग्जीक्यूट कराए तो देखो पहले 1.7, 1.8, 1.9, तीन ही थे तो तीन आ गए। ठीक है, यहाँ पर str ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं ले सकते हैं, इसने बोला है कि अगर स्ट्रिंग टाइप का आपको वो चाहिए, क्या डेटा टाइप, तो यहाँ पर S10 लेना पड़ेगा, जो कि फिक्स इन लोगों ने कर दिया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर देखो नेम नहीं आ रहा है, नेम सब खाली आ रहा है। अब एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं, ये यहाँ पर अब देखो अब नेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हमारा ऑर्डर हो गया है। ठीक है, एक्सेस का मतलब क्या, कॉलम वाइज या रो वाइज सॉर्टिंग करना चाहते हो, किस बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हो, वो हो गया। तो ये हो गया हमारा सॉर्टिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें या तो लोअर पोर्शन में वैल्यू होती है या तो अपर पोर्शन में वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं क्या, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर पार्ट इसका 0, अपर पार्ट में 1 पड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और डिफॉल्ट वैल्यू आप लोग क्या सेट करना चाहते हो, देखो इसमें क्या क्या चीज़ें सेंड करनी पड़ेगी, np डॉट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, np डॉट वंस, पहले वंस की हम लोग मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वंस की हम लोग एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर टाइप पास कर रहे हैं। एक बार यहाँ पर -1 करते हैं। ठीक है, एक बार 1 करके हम लोगों ने देख लिया, एक बार -1 करके देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी एक एक रैंक घट रही है। क्या 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 हो रही है, रैंक एक एक घट रही है, -1, 1, या फिर यहाँ पर 2 करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो आपकी बार यहाँ पर 1 मिला, मतलब जितनी वैल्यू आप लोग बढ़ाते जाओगे उतनी रैंक क्या हो, नहीं सॉरी, वैल्यू बढ़ाने पे घट रही है और घटाने पे बढ़ रही है रैंक। ठीक है, उल्टा हमने बोल दिया था, बढ़ाने पे घट रही है रैंक और घटाने पे बढ़ रही है रैंक। तो इसकी रैंक क्या हो गई, 1 हो गई, मैट्रिक्स रैंक। ठीक, तो जब -1 पास किया था तो एक रैंक हमारी क्या हो गई थी, बढ़ गई। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एरे पास करेंगे, एरे पास करेंगे और फिर रैंक पास करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है ट्रांसपोज। किसी एरे का अगर हमें ट्रांसपोज करना है, जो कि कल एक असाइनमेंट दिया था। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, डॉट, और सर, हेलो हाँ, सर, अपन ने अगर रैंक 0 कर दिया तो? तो 0 में एक भी नहीं आना चाहिए, एक बार ट्राई करते हैं। ट्राई तो हमने भी नहीं किया कभी, देखते हैं। नहीं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रहा है इसमें।
हम्म, ठीक है। सर मतलब ये कैसे क्या वैरी करता है ये रैंक, किस पे डिपेंड करता है? कैसे वैरी करता है मतलब? मतलब अभी देखो अपन ने अभी 0 लिया तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रिंट हुआ, ओके, अगर 1 लिया तो डिफरेंट रिजल्ट बता रहा था। इसका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि इक्वल्स टू 0, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द एरे रिटर्न है कॉपी ऑफ मैट्रिक्स विच एलिमेंट बिलोंग kth डायगोनल 0। ओके, हमारा अगर एरे ये है तो -1 पास कर रहे हैं तो kth डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, डायगोनल के बेसिस पे कर रहा है, ठीक है। किसके बेसिस पे? डायगोनल के बेसिस पे कर रहा है कि जैसे हमारा ये एरे था np डॉट वंस, np डॉट वंस हम जब कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम इसको TRI में पास कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, ये डायगोनल है 0, ये जो हमारा मेन डायगोनल है इसको 0 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इसको 0 कंसीडर कर रहे हैं। अब इधर बढ़ना है तो प्लस में करेंगे, इधर बढ़ना है तो माइनस में करेंगे, तो 0 -1 यहाँ तक यहाँ तक वैल्यू रहेंगी और ये वाला 0 होगा, ठीक है। और +1 करेंगे तो यहाँ तक वैल्यू रहेंगी, बाकी सब 0 होगा, इस हिसाब से होगा, ठीक। हेलो, हाँ सर। ठीक है ना। अभी भी नहीं समझ में आया? लेकिन सर वो किस, सर देख अपन ने अगर 0 लिया तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बता रहा था, तो फिर हम मतलब हम पॉसिबल वैल्यू कितनी ले सकते हैं रैंक में? देखते हैं हम, फिर से एक बार देखते हैं इसको। हम ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और 3 का लेते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। या 4 का लेते हैं, 4 भी नहीं, 3 का ही लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डायगोनल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 0 को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 0 को। अगर इस मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर पास करेंगे क्या? 0। तो उस केस में इस डायगोनल के नीचे जो कुछ भी होगा वो सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी, वो सब क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये डायगोनल भी 0 हो जाए तो हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करने के लिए हमें 0 में एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 पास करेंगे तो ये डायगोनल और इसके नीचे की चीज़ें 0 हो जाएंगी, ठीक। फिर एक और इंक्रीमेंट करेंगे, 2 करेंगे तो सिर्फ ये वैल्यू रहेगी, बाकी सब 0 हो जाएगी। उसी तरीके से निगेटिव में चलेंगे, अगर ये 0 है, ये वाला डायगोनल 0 है तो या इसको -1 बोलेंगे, ठीक है। तो -1 तक सारी चीज़ें रहेंगी, बाकी सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी, मतलब 7 0 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 -2 को करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये है। ऐसे करके देखते हैं एक बार। a इक्वल्स टू कॉमा 0। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है।
तो लोअर पार्ट 0 हो गया, इसको 1 करेंगे तो ठीक। इसको सर अगर एरे का साइज डिफरेंट हो मतलब तो डायगोनली नहीं मिलता, कुछ अलग बात है। अभी हम ऐसा एरे करें, हाँ इस इक्वेशन में 3/4 का एरे करें हाँ तो वहां पर हमें डायगोनली नहीं मिलता कुछ, मतलब तीन ही वैल्यू 0 मिलती है, बाकी के सभी 1 1 1, अपर रो तो पूरी टोटल 1 मिल जाती है। तो हाँ ये बात तो है। इस पर भी ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर भी काम कर रहा है, ठीक है, बट डायगोनल इसमें क्या हो रहा है, इसको हम 0 पास करके देखते हैं एक बार। तो हमें क्या मिल रहा है, ये वाला डायगोनल मिल रहा है इस तरीके से। ये अगर हमारा एरे है तो उस केस में ये डायगोनल हो रहा है, ठीक। ये वाला जैसे अगर जो भी हमारी मिनिमम डायमेंशन हाँ होती है, सर। जैसे n क्रॉस m होता है, तो m अगर स्मॉल है तो उतने बाई उतने का मैट्रिक्स कंसीडर किया जाएगा, अगर m स्मॉल है तो उतने बाई उतने का m क्रॉस m का मैट्रिक्स कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने 0 पास किया था, ओके सर, तो भाई मैट्रिक्स देखता ये हूँ। है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये हमारा 0 हो जा रहा है, बाकी सारे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारी मैट्रिक्स कितने बाई 2 क्रॉस 2 की, तो ये डायगोनल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, ट्रांसपोज देखते हैं मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम बन जाएंगी, कॉलम रो बन जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एरे का नाम लिखना है और डॉट कैपिटल टी लिखना है, ठीक है। तो एरे हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, जो एरे हमारा कुछ इस तरीके से था, ठीक है। ये था हमारी कॉलम, तो ये बन गए क्या, रो 1 4 1 4 2 5 3 6, ठीक है। ट्रांसपोज हो गया। अब आगे कुछ और फंक्शन देखते हैं, जैसे सम फंक्शन क्या होता है, मैक्स मिन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब सारी चीज़ें देखते हैं। तो सपोज हमें इस एरे का पूरा इस एरे का सम निकालना, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक्स डॉट सम। तो सम फंक्शन क्या करेगा, एरे के हर एक एलिमेंट का सम रिटर्न करेगा, ठीक है। इवन 2 डायमेंशन है तो भी एक एक एलिमेंट का, सारे एलिमेंट का सम रिटर्न करेगा, ठीक है। कॉलम वाइज सम चाहिए, जैसे फर्स्ट हमारा एरे ये है, कॉलम वाइज सम चाहिए कि 1 4 का सम क्या होगा, 2 5 3 6। तो उस केस में हम लोग एक्सेस पास करेंगे, क्या पास करेंगे, एक्सेस पास करेंगे। तो एक्स डॉट सम और यहाँ पर एक्सेस इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0 पास करेंगे। तो यहाँ पर पहला कॉलम ए क्या है हमारा, सॉरी एक्स है, एक्स है, ए नहीं है। तो 1 + 2 3 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक्सेस 1 करेंगे हम लोग, तो हमें रो वाइज सम मिल जाएगा, ठीक है। अरे हमारा ये है 1 + 1 2, 2 + 2 4। अब इंडिविजुअल कॉलम हमें सम करना है, या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले कॉलम को स्लाइस करें, कॉलम को स्लाइस करें, डॉट सम करें, फिर दूसरे कॉलम को स्लाइस करें, फिर सम करें, इस तरीके से। जैसे 0 नंबर के कॉलम को पहले स्लाइस किया, फिर हमने सम किया है, उसी तरीके से फर्स्ट कॉलम को स्लाइस किया, फिर सम किया, ठीक। 3 और 3, ठीक है। उसी तरीके से रो को अगर करना है, तो पहले रो को स्लाइस करेंगे, फिर सब रो को स्लाइस करेंगे और सब, ठीक है। और इसी तरीके से मिन मैक्स फंक्शन आर्गमिन है। मिन फंक्शन क्या करता है, मिनिमम रिटर्न करेगा एरे का, चाहे वो 1 डायमेंशन हो चाहे 2 डायमेंशन हो। इसी तरीके से मैक्स फंक्शन मैक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। आर्गमिन आर्गमैक्स क्या करता है, जो भी मिन एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स रिटर्न करेगा। जैसे इसमें मिन एलिमेंट क्या है, 1, तो रिटर्न करेगा 0। 1 की इंडेक्स क्या है, 0, तो 0 रिटर्न करेगा।
इसी तरीके से argmax क्या रिटर्न करेगा, मैक्सिमम एलिमेंट की इंडेक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑल फंक्शन और एनी फंक्शन। ऑल फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कि सारे के सारे जो एरे है हमारा, एरे के सारे एलिमेंट ट्रू है कि नहीं है। अगर सारे एलिमेंट ट्रू है तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, सॉरी ऑल क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, उसी तरीके से एनी, एनी फंक्शन क्या करेगा, अगर एक भी ट्रू है, एरे में एक भी सिंगल ट्रू भी है, बुलियन का एरे, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो बुलियन एरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एरे के अंदर अगर एक भी ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर पे कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा, एक एरे लिया हमने 100x100 का, हमें चेक करना है कि उसमें सारे एलिमेंट जीरो है कि नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, पहले हम लिखेंगे कंपैरिजन करेंगे। तो जब कंपैरिजन करते हैं तो वो एक मैट्रिक्स रिटर्न करके देता है। जैसे एक हमने एरे बनाया ए 100x100। बेसिकली इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे हम लोग मशीन लर्निंग में अगर कोई डेटा को एनालिसिस करने के लिए पहले डेटा डाउनलोड करते हैं, फिर चेक करते हैं कि डेटा में कोई नॉन वैल्यू तो नहीं है। मतलब ऐसे ही तो नहीं है कि किसी किसी कॉलम में वैल्यूज नहीं होती है, किसी किसी कॉलम में वैल्यूज नहीं होती है। तो उस केस में हमें चेक करना पड़ता है कि ऐसे कोई कॉलम है क्या जिनमें नॉन वैल्यू है या उनमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई है। तो उनको चेक करने के लिए हमें वहाँ पर ऑल या एनी का यूज करना होता है। ठीक है, सपोज हम यहाँ पर एक वंस का वो क्रिएट कर रहे हैं, एरे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम किसी एक सिंगल वैल्यू को अपडेट करते हैं। जैसे ए ऑफ 2, 3 को हम अपडेट करके यहाँ पर 0 डाल देते हैं। ठीक है, 0 डाल दिया हमने। अब एरे हमारा कुछ इस तरीके से है, बहुत बड़ा सा है, तो हमें ये आइडेंटिटी मिलता नहीं। जैसे 0, जैसे अभी तो हमने यहाँ पर बहुत ही 2x3 में ही मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पर हम लिखते हैं सपोज 89 और 9। तो एरे को हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, किस किस कॉलम में हमारे 0 पड़ा हुआ है या 1 पड़ा हुआ है या नैन वैल्यू पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर नहीं पड़ा हुआ है। उस तरीके से ये आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग ये ऑल और एनी ऑपरेटर का यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से। कैसे, देखते हैं। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किससे करेंगे कि a इज नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जिसमें a 1 नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, एक मैट्रिक्स रिटर्न करके देगा, जिसमें मतलब एक एरे रिटर्न करके देगा जिसमें जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, नॉट इक्वल्स टू 1, वहां क्या देगा ट्रू, अदरवाइज बाकी सब में क्या दे देगा, फॉल्स। ठीक है, बाकी सब में फॉल्स दे दिया। अब सिर्फ और सिर्फ एक जगह ऐसा होगा जहां पर ट्रू आया होगा, जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। ठीक, तो अब इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई करके ये देख सकते हैं, ऑल, ऑल की जगह ना, ऑल ना अप्लाई करके एनी अप्लाई करके देख सकते हैं क्या ऐसा कोई सिंगल कॉलम है या सेल है जिसमें ट्रू पड़ा हुआ है, जिसमें ट्रू पड़ा हुआ है। अगर ऐसा एक भी सिंगल सेल है जिसमें ट्रू पड़ा हुआ है तो इसका मतलब हमारे डेटा में क्या है, मिसिंग डेटा है, मतलब मिसिंग वैल्यूज है। मतलब ऐसा कोई डेटा है जिसमें, जिसको हम लोग हैंडल नहीं करना चाहते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनी, एनी अगर क्या ऐसा कोई भी सेल है जिसमें क्या है हमारा ट्रू पड़ा हुआ है, np डॉट एनी, तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न करके दे दिया। ठीक है, तो एटलीस्ट एक सेल ऐसी है जिसमें हमारे ट्रू पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से नैन फाइंड आउट करते हैं या एम्प्टी सेल फाइंड आउट करते हैं। वहाँ पर डेटा सेट में, वहाँ पर मिलियंस में रो होती है, मिलियंस में कॉलम होते हैं। ठीक है,
तो इतने बड़े डेटा में मैनुअली खोजना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें एनी और ऑल मेथड दे दिए गए हैं, जिनकी मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कोई भी ऐसी सिंगल सेल है जिसमें डेटा नहीं पड़ा हुआ है। तो हम एनी का यूज करेंगे वहां पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये भी इसी के एप्लीकेशन है। जैसे हमने एक एरे ले लिया, ए बी सी, चेक कर रहे हैं क्या ए के सारे एलिमेंट बी से छोटे हैं, और फिर उसके बाद क्या बी के सारे एलिमेंट सी से छोटे हैं। तो इस केस में ये भी एक मैट्रिक्स रिटर्न करके देगा। जैसे इसको एग्जीक्यूट कराते ट्रू फॉल्स की मैट्रिक्स देगा। सॉरी, पहले एरे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी एक मैट्रिक्स रिटर्न करके देगा। अब इनके बीच जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जहां जहां ट्रू होगा वहां वहां ट्रू आ जाएगा, जहां ट्रू फॉल्स होगा वहां फॉल्स आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमें सारे ट्रू है, तो ऑल के केस में रिटर्न क्या होगा, हमें ट्रू मिलेगा। ठीक, आगे देखते हैं। मीन निकालना है, मीडियन निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए मीन मेथड है, मीडियन मेथड है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड है। जैसे एक एरे हम लोग ये ले रहे हैं, एक्स एक्स डॉट मीन कर रहे हैं, तो हमें मीन मिल जा रहा है। एनपी डॉट मीडियम मीडियन, और उसमें एक्स पास कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका मीडियन मिल जाएगा एरे का। और इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन। इन इन तीनों का यूज होता है डेटा एनालिसिस में। कोई भी डेटा हमें मिला, किसी भी कॉलम को अगर प्लॉट करके हमें देखना है कि उसमें कोई अबनॉर्मल वैल्यू तो नहीं है। जैसे एक खैर इसको हम लोग डेटा एनालिसिस के समय पढ़ेंगे। फिलहाल बस एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक एज नाम का कॉलम है किसी डेटा सेट में। अब इसमें नॉर्मली क्या होंगी, एजेस होंगी 0 to 0 to कितना होगा, 100 होगा मैक्सिमम, अगर ह्यूमन की बात करते हैं। ठीक है, सपोज किसी में गलती से टाइपिंग की वजह से हो गया एज हमारी 1000, तो ये अब नॉर्मल हो गया एक तरीके का। ठीक है, क्या हो गया, अब नॉर्मल वैल्यू हो गई है ना। तो इन सब चीज़ों का डिटेक्शन हम लोग मीन मीडियन मोड से करते हैं। इवन इसके अलावा भी हमारे कुछ बॉक्स प्लॉट होते हैं। बॉक्स प्लॉट की मदद से हम लोग चेक करते हैं कि क्या कोई अनोमली है, इसको अनोमली बोलते हैं। मतलब जो किसी वजह से, किसी गलती की वजह से ऐसा हो गया, तो जितनी भी अनोमलीज होती हैं उनको बॉक्स प्लॉट से हम लोग डिटेक्ट करते हैं। और भी बहुत सारी ऐसे हैं, जैसे डेविएशन को प्लॉट करना, या फिर आपका क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करना। डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करके हम लोग चेक करते हैं कि क्या अनोमली है, कोई डेटा सेट में कोई अनोमली है। तो वहां पर हम लोगों को पूरा डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करना पड़ता है। फिर मीडियम, उस डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन कहाँ है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ पर है, ये सब सारी चीजें प्लॉट करके तब जाके चेक करना होता है। तो वहां पर यूज होता है मीन मीडियन मोड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, कोई एरे से हमें कोई अगर रो रिमूव करनी है या कॉलम रिमूव करना है, तो उसके लिए हमारा डिलीट मेथड है। जैसे हमें कोई डेटा मिला जहां पर क्या था, हमारा एरे में नैन वैल्यू थी या वैल्यू नहीं थी। एरे में कोई एक ऐसी रो मिल गई जिसमें डेटा नहीं पड़ा हुआ था, तो उस रो को हमें डिलीट करना पड़ेगा मशीन लर्निंग मॉडल में डालने से पहले। जैसे हमें कोई एक रो मिल गई जिसमें किसी में डेटा था किसी में नहीं, किसी में डेटा था किसी में नहीं, तो उस चीज को मशीन लर्निंग मॉडल हैंडल नहीं कर पाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उन एम्प्टी स्पेस को किसी वैल्यू से भर दें। अब इसको बोलते हैं इम्प्यूटेशन बोलते हैं। जैसे जहां पर वैल्यू नहीं है उसको किसी और वैल्यू से फिल किया जाए, उसको इम्प्यूटेशन बोलते हैं। अब ये क्या होता है उसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल नहीं। या फिर इम्प्यूट कर दें या फिर उसको डिलीट कर दें, उस पर्टिकुलर रो को डिलीट कर दें, तो उसको बोलते हैं क्या, हम रिमूवल बोलते हैं। ठीक है, ड्रॉप बोलते हैं या रिमूवल बोलते हैं, रो ड्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो या तो ड्रॉप कर दें या तो इम्प्यूट कर दें, दोनों में से कोई एक काम करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप कैसे किया जाता है, डिलीट मेथड से। इम्प्यूटेशन के लिए बाद में देखेंगे हम लोग कैसे इम्प्यूट करते हैं। ठीक, तो बेसिकली np डॉट डिलीट से हमें किसी रो को अगर डिलीट करना है तो रो को भी कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक एरे ये है np डॉट एज एरे। अब इसमें हमें कोई रो डिलीट करनी है। ठीक है, तो रो डिलीट करने के लिए
देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। हम लिखेंगे ARR डॉट सॉरी NP डॉट डिलीट, फिर इसके बाद एरे पास करेंगे हम लोग, और फिर जो भी हमें डिलीट करना है, जैसे अगर रो डिलीट करनी है तो रो के लिए हम लोग पास करेंगे रो नंबर, जैसे इसमें रो नंबर 1, और एक्सेस पास करेंगे 1, एक्सेस पास करेंगे 1। ठीक है, तो एक्सेस मतलब एक्सेस बताएगा ये नंबर किसका है, रो का है कि कॉलम का है। ठीक है, अगर एक्सेस 1 है तो रो 1 डिलीट करनी है, एक्सेस 0 है तो रो कॉल सॉरी एक्सेस 0 है तो कॉलम 1 डिलीट करना है। फिर से बोल रहे हैं, अगर एक्सेस 1 है तो रो 1 डिलीट करनी है, और एक्सेस 0 है तो कॉलम 1 डिलीट करना है। ठीक, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो अभी कॉलम डिलीट होगा क्योंकि एक्सेस 0 है। कॉलम कौन सा, 1, मतलब 2 6 10, 2 6 10 नहीं, 10 नहीं डिलीट हुआ है, क्या बात है, रो डिलीट हो गया है। रो डिलीट हो रही है ये। अच्छा सॉरी, यहाँ पर वन एक बार करते हैं। ओके, तो 1 रो के लिए, 0 के लिए, कॉलम के लिए 1 है, कॉलम के लिए 1 है, रो के लिए 0 है। कॉलम के लिए 1 है, रो के लिए 0 है। ठीक है, तो मतलब अब 1 अगर है यहाँ पर, एक्सेस 1 है तो हमारी क्या होगी, तो कॉलम डिलीट होगा, अगर एक्सेस 0 है तो रो डिलीट होगा। ठीक है, इसको एक बार और करके देखते हैं, 0 करके। ठीक, अगर मल्टीपल रो और कॉलम डिलीट करने हैं हमें, जैसे हम चाहते हैं स्लाइस एक डिलीट करना चाहते हैं, हमारी एरे हमारा ये है, इसमें हम फर्स्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम टपल पास करेंगे एक। हम फर्स्ट और कौन सा डिलीट करना चाहते हैं, सपोज फर्स्ट एंड सेकंड डिलीट करना चाहते हो तो सेकंड प्लस 1 3 पास करेंगे, क्योंकि स्लाइसिंग एक कम तक होता है, तो 1 और 3 पास किया, और एक्सेस क्या है 1, एग्जीक्यूट कराते हैं तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट और सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, बचा कौन सा, पहला और लास्ट। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग रो या कॉलम डिलीट करते हैं। अब लास्ट हम लोग देखेंगे कि डेटा को कैसे रीड करते हैं। जैसे हम लोग मशीन लर्निंग में जो डेटा यूज़ करेंगे, है ना, तो उस डेटा को रीड कैसे किया जाए। तो बेसिकली इन जनरल जो डेटा हमारा होता है मशीन लर्निंग में, या तो एसक्यूएल से आएगा डायरेक्ट, या किसी डेटाबेस से आएगा। ठीक है, अ, या तो किसी डेटाबेस से आएगा या तो किसी फाइल से आएगा। ठीक है, तो फाइल में इन जनरल हमारे पास फाइलें होती हैं, या तो नोटपैड फाइल होगी, नोटपैड फाइल होगी। ठीक है, या फिर CSV फाइल होगी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, या फिर हमारी एक्सेल फाइल होगी। ठीक है, इसके अलावा एक और फाइल होती है जेसन, जेसन फाइल। अगर हमारा टेक्स्ट डेटा है तो उस केस की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट डेटा है तो उस केस में या तो डेटाबेस से हम लोग फेच करेंगे, तो उस केस में डेटाबेस से कनेक्शन बनाना पड़ता है, फिर डेटा आता है। नोटपैड है तो नोटपैड को रीड करना पड़ेगा, तब आएगा डेटा। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू एक CSV फाइल होती है, एक्सेल फाइल की तरह CSV फाइल होती है। ठीक है, जिसमें वैल्यूज कॉमा सेपरेट करके रखी हुई होती है। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पर CSV फाइल का। जैसे कोई भी रैंडम ओपन करते हैं, यहाँ पर देखो पहले की आईडी लिखा हुआ है, फिर कॉमा की सीक्रेट लिखा हुआ है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग की, फिर की। ठीक है, इस तरीके से इसको नहीं, थोड़ा सा और कोई अच्छा डेटा लेते हैं।
ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर देखो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, इस तरीके से कॉमा सेपरेट करके सारी वैल्यूज लिखी हुई है। अब इसी फाइल को अगर एक्सेल फाइल के साथ खोलते हैं तो कॉलम वाइज आएंगी वैल्यूज, ठीक है, इस तरीके से। अब कॉमा से यहाँ पर सारे कॉलम आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 1 के बाद कॉमा लगा होगा, फिर 60 के बाद कॉमा लगा होगा, RL के बाद कॉमा लगा होगा, 65 के बाद कॉमा लगा होगा। तो कॉमा के बेस पे यहाँ पर कॉलम डिसाइड हुए हैं, ठीक है। तो ये भी एक हमारा डेटा ही है जो कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का है ना। हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के लिए जो डेटा है तो वो यही है, ठीक। इसको एक काम करते हैं हम लोग, रीड करते हैं, इस डेटा को रीड करते हैं, ठीक। इसका नाम है trim.csv और इसका पाथ है डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है ये डेटा, ठीक। तो डेटा फाइल रीड करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है numpy से, ठीक है। जनरेट फ्रॉम टेक्स्ट नाम का एक मॉड्यूल है, उसको हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। अब इसी फंक्शन के अंदर जब हम पास करेंगे CSV फाइल का पाथ, ठीक, तो ये क्या करेगा, हमारा डेटा को रीड करेगा, क्योंकि ये कॉमा सेपरेटेड है तो यहाँ पर हम डेलीमीटर में कॉमा लिख दिए, ठीक है, डेलीमीटर में कॉमा लिख दिए। इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, और माई डेटा में स्टोर करा रहे हैं। माई डेटा में देखते हैं हमारा एरे बना, ये देखो हमारा एरे बन गया। अब इसमें देखो बहुत सारी नैन वैल्यू है, और नैन वैल्यू को हैंडल नहीं करता है मशीन लर्निंग मॉडल, इनको हमें ड्रॉप करना होता है। कॉलम को ड्रॉप करेंगे जिसमें नैन वैल्यू, उन सब कॉलम को ड्रॉप कर दो या किसी वैल्यू से रिप्लेस कर दो। मैक्सिमम वैल्यू नैन है तो उस कॉलम को ड्रॉप करना बेहतर होता है, क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस निकलता नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ वैल्यू ही अगर नैन है तो उस केस में कई सारे रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होते हैं जिनके बेसिस पे उस नैन वैल्यू को दूसरे वैल्यू से रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइलों को रीड किया जाता है। इवन नोटपैड फाइल को अगर रीड करना है तो देखो कैसे करते हैं। हम लोग लिखेंगे क्या, ओपन, और फिर टेक्स्ट फाइल का पाथ लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमारा यही वाली CSV फाइल को ही हम रीड करते हैं, तो इसका पाथ हम लोग देखो, ये तो हो गया हमारा numpy से रीड करना हो गया। numpy से कैसे रीड करते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ पाइथन से रीड करना हो तो ओपन लिखेंगे, यहाँ फाइल का पाथ देंगे, कॉमा, किस मोड में फाइल को खोलना है। तो कई सारे मोड होते हैं, एक होता है रीड मोड, एक रीड राइट मोड होता है जिसको R प्लस बोलते हैं, रीड सॉरी राइट मोड, राइट प्लस रीड राइट मोड इसमें भी होता है, बट एक डिफरेंस होता है, उसको देखेंगे हम लोग। एक होता है अपेंड मोड, ए प्लस मोड होता है, अपेंड प्लस मोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल आर मोड ले रहे हैं, रीड मोड ले रहे हैं। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर नई यूनिकोड एरर आई है, तो कोई ना कोई एक इसमें जो हमारी CSV फाइल है UTF-8 के अलावा कोई और इनकोडिंग होगी जिस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। कोई और फाइल लेते हैं हम लोग, सपोज एक फाइल हम लोग बना ही लेते हैं। हेलो डॉट टेक्स्ट, इसमें लिख देते हैं हेलो, ठीक है। सेव कर देते हैं, इसको रीड करते हैं। इसका पाथ क्या है, ई के अंदर हेलो डॉट टेक्स्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर देखो एक हमें डिस्क्रिप्टर मिला, फाइल डिस्क्रिप्टर मिला है जिसमें ये फाइल होगी, ठीक है। इसको हमें किसी में रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। इस फाइल को किसी में वेरिएबल में रिसीव करते हैं, x इक्वल्स टू ओपन
और अब इसको रीड करते हैं, ठीक है। एक्स डॉट रीड फंक्शन से इसको रीड करेंगे। यहाँ पर देखो क्या आया, हेलो आया, ठीक है। तो इस तरीके से किसी टेक्स्ट फाइल को रीड किया जाता है, या सीएसवी फाइल को भी ऐसे ऐसे ही रीड करते हैं। जैसे इसी फाइल को हम चेंज कर रहे हैं, सीएसवी कर रहे हैं, हेलो हाय, और तीन चीजें हम लिख के इसको सेव करा देते हैं और इसका एक्सटेंशन चेंज कर दे रहे हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि ये दिस एक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज फाइल इज ओपन इन पाइथन। जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद इसको क्लोज करना जरूरी होता है, ठीक है। इस फाइल को क्लोज करना जरूरी होता है। अगर नहीं करेंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम आएंगी। इसमें आपने इधर से कोई मॉडिफिकेशन किया, वो मॉडिफिकेशन तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ से आप लोग क्लोज नहीं कर देते हो। तो यहाँ पर हमें क्लोज करना पड़ेगा फाइल को, तो एक्स डॉट क्लोज, क्लोज कर दिया। और यहाँ पर फाइल अगेन क्लोज करते हैं, कोई प्रॉब्लम है इसमें। इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अभी चेंज हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये क्लोज ना लिखना पड़े, इसको क्लोज ना करना पड़े, जब हमारा काम हो जाए अपने आप क्लोज हो जाए, तो उसके लिए हम लोग विद कमांड यूज करते हैं, विद, ठीक है। विद फाइल को ओपन करना है, इस फाइल को, इसको कॉपी करेंगे, इफ सॉरी विद, ये स्टेटमेंट लिखेंगे, विद ओपन एज, जिस वेरिएबल में स्टोर करना है, जैसे एक्स में स्टोर करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एज एक्स, कॉलन करके। अब जो भी आप काम करना चाहते हो इंडेंटेशन के साथ, यहाँ पर वो काम कर लो। जैसे हमने देखा एक्स डॉट रीड, बस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फाइल ओपन होगी, रीड होगी, और जैसे ही रीड हो जाएगी अपने आप ये अब क्लोज हो जाएगी, ये फाइल अपने आप क्लोज हो जाएगी, ठीक है। आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग विद कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल रीड कर ली, एक बार सीएसवी करते हैं, सीएसवी करते हैं, रीड करके इसको प्रिंट भी कराते हैं हम लोग, प्रिंट सीएसवी। तो यहाँ पर देखो प्रिंट भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सीएसवी या टेक्स्ट फाइल को रीड करते हैं। एक बार एक्सेल फाइल रीड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं एक्सेल फाइल रीड होती है इस तरीके से। अगेन यूटीएफ इनकोडिंग एरर है, जितने भी डेटा सेट डाउनलोड करेंगे तो मैक्सिमम में यही प्रॉब्लम होती है। इनकोडिंग मेथड दूसरा यूज कर लेते हैं। अब पहले पता करना पड़ेगा किस इनकोड से इनकोडिंग किया गया है, तो और फिर उसके बाद वो पैरामीटर पास करेंगे कि आपको इससे डिकोड करना है। खैर इस पर अभी ध्यान नहीं देते हम लोग, इसको एक बार देखते हैं।
again decoding error byte position of this. एक फाइल बना लेते हैं छोटी सी, उसमें कोई सिंपल सी वैल्यू और उसको रीड करते हैं। ओके, तो एक्सेल फाइल बेसिकली यहाँ से रीड हो नहीं रही है। ठीक है, एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है पेंडास। ठीक है, पेंडा लाइब्रेरी का यूज़ करके हम लोग एक्सेल फाइल रीड करेंगे। ऐसे डायरेक्टली पाइथन में हम लोग एक्सेल फाइल को रीड नहीं कर सकते। इस सेम एरर आ रही है। सेम एरर का मतलब है डायरेक्टली आप पाइथन फाइल, सॉरी, एक्सेल फाइल को पाइथन में रीड नहीं कर सकते, ओपन कीवर्ड से नहीं यूज़ कर सकते, आपको पेंडा लाइब्रेरी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेंडा लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेल फाइल कैसे रीड करते हैं, जेसन फाइल कैसे रीड करते हैं, सीएसवी फाइल कैसे रीड करते हैं। ये सारी फाइलें आप लोग पेंडा डेटा फ्रेम से, सॉरी, पेंडा लाइब्रेरी से रीड कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। कोई डेटा है उसको एक्सेल फाइल में राइट करना हो गया, जेसन फाइल में राइट करना हो गया, या फिर सीएसवी फाइल में राइट करना हो गया, तो वो सब सारी चीज़ें हम लोग पेंडा डेटा में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग पेंडा डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग पेंडा डेटा फ्रेम में भी 2 क्लास लेगा। फिर उसके बाद प्लॉटिंग देखेंगे हम लोग। अगर किसी डेटा को प्लॉट करना है, जैसे अभी हमने बताया था कि बॉक्स प्लॉट करके एनोमली डिटेक्ट किया जाता है, या नेचर डिटेक्ट किया जाता है कि आखिर डेटा का नेचर कैसा है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है डेटा, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे मैट प्लॉट लिंक में। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।